फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। और आज का जो टॉपिक है वो क्वेयर थ्योरी ऑफ जेंडर स्टडीज़, और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर आर्गुमेंट क्या है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक जो है वो बेसिकली मैंने इस सवाल से जो है वो पिक किया है, जो कि 2018 CSS के जेंडर स्टडीज़ के पेपर में आया। कहते हैं कि राइट अ कॉम्प्रहेंसिव एसे on the sex versus gender debate in feminist philosophy and social sciences, reflecting nature versus nurture argument। तो हम देखते हैं कि क्या है नेचर आर्गुमेंट इज ऑफन सिंप्लीफाइड टू सेक्सिज्म। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव है नेचर आर्गुमेंट का, तो इसको हम सेक्सिज्म कहते हैं। यानी कि अगर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दें इस आर्गुमेंट को, कि एक नेचर और दूसरा नर्चर, तो नर्चर को आप सेक्सिज्म भी कह सकते हैं। अब ये है क्या नेचर? नेचर दैट वुमेन आर इनहेरेंटली इन्फीरियर टू मैन। वो ये कहते हैं कि वुमेन जो है बेसिकली वो बनी ही इन्फीरियर है और वो मैन से इन्फीरियर है। और जो नेचर आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि बायोलॉजिकली जो अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है इंसान को, वही जो है वो उसके बिहेवियर को भी तय करता है। यानी कि एक औरत का बिहेवियर औरत के सेंस में होगा, एक मर्द का बिहेवियर मर्द के सेंस में होगा, यानी मेल और फीमेल। याद रखिए कि जब आप जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं तो सेक्स जो है वो बेसिकली रिलेट करता है मेल और फीमेल से। हालांकि जेंडर जो है वो, जब आप जेंडर स्टडीज़ के अंदर होते हैं तो जेंडर जो है वो मेल और फीमेल नहीं होता, बल्कि बॉय गर्ल या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर ब्रदर सिस्टर, ये जो है वो जेंडर के रोल होते हैं। एनीवे, नर्चर क्या कहता है दूसरी साइड पे? नर्चर कहता है नर्चर साइड आर्ग्यूज दैट जेंडर सोशलाइजेशन लीड्स टू डिफरेंट जेंडर रोल्स। अब वो कहते हैं कि नर्चर कहते हैं पालना पोसना। ठीक है, जब आप पलते हैं, इंसान एक पलता है, वो बड़ा होता है, तो ये एक नर्चरिंग होती है उसकी। और वो कहता है कि नर्चरिंग जो है वो सोशलाइजेशन से होती है, मिलने जुलने से होती है। आप लोग मिलते हैं, किसी ख़ानदान में होते हैं, तो वहाँ पे जब आप का मेल जोल बनता है तो उसकी वजह से जेंडर रोल्स डेवलप होते हैं। और नर्चर पर्सपेक्टिव सेज दैट सोसाइटी सेट्स द बिहेवियर और परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और यहाँ से आपका बिहेवियर बनता है। और वो ये कहता है कि अगर एक लड़की के सेंस में बिहेव कर रही है तो इस वजह से कर रही है कि उसकी नर्चरिंग ऐसे हुई है, उसकी परवरिश ऐसे हुई है कि वो लड़की के सेंस में बिहेव कर रही है। हालांकि अगर उसको दूसरे तरीके से पाला जाए तो वो हो सकता है कि एक लड़के के सेंस में बिहेव करे, वो छोटे बाल रख ले, वो लड़कों की तरह चले उठे बैठे। तो ये इवन ये कि वो बोलने के अंदाज में भी कह सकती है कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक लड़की होने के नाते उसको वो ज़बान अपनानी पड़े जो कि एक लड़की की होती है, वो लड़के की भी अपना सकती है। और एक लड़का भी लड़की की बिहेवियर को अपना सकता है। ये नर्चर है। ये यानी कि आर्गुमेंट यही है कि ये नर्चर है और ये सब परवरिश की वजह से होता है। इसका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं होता है, आपके क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर से नहीं होता है। दूसरी तरफ जो सेक्सिज्म के कहने वाले हैं, नेचर के कहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब, आपका बिहेवियर भी आपकी बायोलॉजी से रिलेट करता है, आपके क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर आर्गुमेंट यहाँ पर आ जाता है। अब क्वेयर थ्योरी को देख लेते हैं। तो क्वेयर मीन्स होमोसेक्सुअल पर्सन है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि जो है वो अपने ही सेक्स में इंटरेस्टेड है, वो अपने ही सेक्स के साथ जो है वो रिलेशंस को डेवलप करना चाहता है, वो अपोजिट सेक्स के अंदर अट्रैक्टेड नहीं है। तो ये होमोसेक्सुअल होता है। और होमोसेक्सुअल जो है वो मेल टू मेल भी हो सकता है और फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है। और वन लाइन थ्योरी इज दैट सेक्सुअल आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स। अब क्वेयर थ्योरी क्या कहती है, ये भी देखना है कि क्वेयर थ्योरी कहती है क्या। तो क्वेयर थ्योरी कहती है कि सेक्सुअल आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स, और इन अदर वर्ड्स सेक्सुअल आइडेंटिटीज आर फ्लूइड। यानी कि वो फ्लूइड हैं, यानी कि वो बदलती रहती हैं। यानी कि हो सकता है कि आप 20 साल के हों तो आप जो है वो एक हेट्रोसेक्सुअल पर्सन हो। हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं कि आप जो है वो अपोजिट सेक्स को लाइक करते हैं। अगर आप मर्द हैं तो आप फीमेल को लाइक करते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप मर्द को पसंद करते हैं। तो ये एक हेट्रोसेक्सुअलिटी है जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर सोसाइटी के अंदर आमतौर पे माना जाता है। लेकिन वो कहता है कि ज़रूरी नहीं कि आप 20 साल में अगर हेट्रोसेक्सुअल हैं तो आप 40 साल की उम्र में भी हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है 40 साल में आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी बदल जाए और आप जो है होमोसेक्सुअल हो जाएं।
तो ये यहाँ पे इसका मानना है। और हो सकता है कि फिर 60 साल के अंदर आप फिर दोबारा हेट्रोसेक्सुअल हो जाएं। तो ये यहाँ पे उसका ऐसा कुछ मानना है क्विर थ्योरी का कि ये सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ आर नॉट फिक्स, ये पसंद और नापसंद की बात है। आपको पसंद आ रहा है इस वक्त लड़का, आप लड़के हैं, आपको लड़का पसंद आ रहा है, तो ये आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी बन गई। आपको 10 साल के बाद या 5 साल के बाद लड़की पसंद आने लगी, तो ये आपकी दूसरी तरफ की जो है वो आइडेंटिटी बन गई, आप जो है वो होमोसेक्सुअल हो गए। और ये क्विर थ्योरी है बेसिकली। इसकी जो मुख्तसर तरीन इंट्रोडक्शन हो सकता है तो वो यही है। अच्छा, क्विर थ्योरी इट्स सेल्फ केम इन फ्रॉम ट्रीसा डी लॉरेंस, इटालियन ऑथर थी। 1991 के अंदर इन्होंने क्विर थ्योरी को ऑफिशियली दिया। वैसे तो इस पर बहस बहुत अरसे से हो रही थी, 1960s के बाद से ही इस पर बहस शुरू हो चुकी थी जेंडर स्टडीज़ के, जेंडर रोल के ऊपर। क्योंकि यूरोप के अंदर भी 1960s से पहले अगर कोई शख्स कहता था कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, तो उसको जो है वो ऐसा कंसिडर किया जाता था कि ये पागल है, इसका दिमाग चला हुआ है। लेकिन 1960s के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर खुसूसन जो है, इस बात पे बहस शुरू हो गई। बहुत सारे जेंडर स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स पैदा होने शुरू हो गए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जिनको पढ़ के बहुत सारे लोगों का जो लेवल था वो चेंज हुआ, मेंटालिटी चेंज हुई। और उन किताबों के ही अंदर एक किताब जो आपको पता है कि जूडिथ बटलर की है, जेंडर ट्रबल, और इसने बड़ा तहलका मचाया 1990s के अंदर। और लोगों की जो सोच है उसको तब्दील करने में एक किताब, इसको बहुत बड़ा किताब को माना जाता है कि इस किताब ने एक बहुत रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर तब कर दिया। तो इस किताब को मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल ना भूलें, इसका रेफरेंस देना। जूडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल इसका नाम है। और इस किताब की वजह से भी बहुत सोच के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई। बहरहाल ये इटालियन ऑथर जो मैंने आपको बताया, ट्रीसा डी लॉरेंस, ये जो है वो बेसिकली क्विर थ्योरी की बानी समझी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1960s के बाद से बहस शुरू हो गई थी। अगर 1960s और 70s तक आते आते ये चीज़ फिर भी रिकग्नाइज होना शुरू हो गई थी। इससे पहले यूरोप के अंदर भी अगर कोई शख्स ये कहता था कि मैं गे हूँ, तो उसको कहा जाता था कि आप जो है वो साइकेट्रिस्ट को दिखाइए क्योंकि आपका दिमाग सही नहीं है। लेकिन 1970s के बाद ये जो है वो सोच तब्दील होना शुरू हो गई। 1990s तक आते आते आपने देखा कि क्विर थ्योरी डेवलप हो गई। और अब यूरोप के अंदर इस चीज़ को लीगल कंसीडर करने की बातें हो रही थी कि अगर कोई शख्स जो है वो गे मैरिज करना चाहता है तो ये इसको लीगल किया जाए। और आज आप देखते हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका की भी चंद रियासतों के अंदर गे मैरिज जो है वो लीगल है। आप जो है वो सेम सेक्स के अंदर मैरिज कर सकते हैं। तो ये वो क्विर थ्योरी का ही जो है बिगनिंग यहाँ से नज़र आती है। थ्योरी कम्स ऑफ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ लॉरेंट बर्लैंड, ल्यू बेर्सनी, जूडिथ बटलर, ली एडमैन, जैक हेल्बस्टन, एवा कॉस्फक्स से सारे के सारे लोग थे जिनका आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन था क्विर थ्योरी की तरफ। और ये इन्होंने मुख्तलिफ रिसर्च वर्क्स जो हैं वो पेश किए 1970s के बाद आने वाले दिनों के अंदर। और यूं जो है ये क्विर थ्योरी जो है वो डेवलप होती आपको नज़र आती है। कहता है कि ट्रीसा डी लॉरेंस जो है वो ऑथर थी, इटालियन। इन्होंने जो है वो क्विर थ्योरी को जो है वो सबसे पहले जो है वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पेश किया था 1991 के अंदर। मेरी आज की जो है वो प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।